जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से। कहां से? गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों की, जो कि एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं। कहाँ पे दोस्तों? जो कि एसएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों आइए और ख़ुद को परखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे रोज़ाना मुलाकात करता हूं शाम को 9 बजे लाइव। कैसे दोस्तों? मैं आपसे रोज़ मुलाकात करता हूं शाम को 9 बजे लाइव। तो लाइव जुड़ना ना भूला करिए। और अभी आप जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं और वो आकर के जुड़ें और अपने तैयारी को परख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं आगे। और हाँ, जब शेयर करिएगा तो इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, या भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख में, या पुलकेशिन द्वितीय का एहोल स्थित शिलालेख में, या स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में? बताएं दोस्तों, किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी के सन 2016 में। दोस्तों बताएं, किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, और आप उत्तर कीजिए, उत्तर करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख। यानी कि भानुगुप्त के एरड़ शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? बताएं, 385 ईस्वी में, या 458 ईस्वी में, या 558 ईस्वी में, या 658 ईस्वी में? बताएं दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर करें आप। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी CHSL सन 2017 में दोस्तों। बताएं, एसएससी CHSL सन 2017 में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो जीएस का एपिसोड चल रहा है, यह जीएस का एपिसोड नंबर 19वां है। ठीक, इससे पहले जो मैंने आपको 18 एपिसोड करवाए हुए हैं, उन सारे 18 के 18 एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए, आप अभी ओपन कर देख लीजिए है कि नहीं है। ठीक है, सारे वीडियो के लिंक मैंने दिए हुए हैं। ठीक, जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, वेरी गुड, कुछ लोग बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? 458 ईस्वी में। यानी कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 458 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी CHSL सन 2017 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? समुद्रगुप्त थे, या विष्णुगुप्त थे, या बिंबिसार थे, या अशोक थे? बताया दोस्तों। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सन 2020 में एसएससी में। बताया, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बिंबिसार, या अशोक? देखने से पता चल रहा है दोस्तों कि जो बिंबिसार और अशोक है, ये तो गुप्त वंश के तो है नहीं, यानी कि जब भी होगा इन्हीं दोनों में से होगा। और समुद्रगुप्त तो पहले ही आ जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विष्णुगुप्त। यानी गुप्त वंश के जो स्वीकृत अंतिम शासक हैं या सम्राट थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे दोस्तों। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी के सन 2020 में। ठीक है, आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास मौर्य युग को, या मुगल काल को, या गुप्त काल को, या चोल काल को? बताएं दोस्तों, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग, क्या हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? बताएं, उत्तर करें आप। 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, यह जो प्रश्न है यह पूछा गया एसएससी CHSL सन 2017 में दोस्तों। बताएं,
जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, सी यानी कि गुप्त काल। यानी गुप्त काल को हिंदुत्व का क्या कहा जाता है? हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? अब इसका ऑप्शन 4 है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। बताइए, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? दोस्तों, इसका अभी अभी उत्तर आपने पीछे किया है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, इसके पिछला जो प्रश्न था ओबीसी 2017 में पूछा था, यह भी एसएससी 2017 में ही पूछा है, सीएचएसएल परीक्षा में ही पूछा है। ये प्रथम पाली में था और पिछला वाला जो प्रश्न था वह द्वितीय पाली में था एसएससी के। ठीक है, पालियों का मतलब ये होता है कि एसएससी का जो परीक्षा होता है वो 2-3 पालियों में कराता है। जैसे कि सुबह हो गया, दोपहर को हो गया, शाम को, 3 परीक्षाओं में करवाता है पेपर। तो किस पाली में पूछा गया ये भी बताया गया होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है ये एसएससी की प्रथम पाली में एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर किया है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, यानी गुप्त साम्राज्य क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है, गुप्त शासकों ने ... नाम का जुर्माना लगाया था। यानी किस नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। यानी कि जो गुप्त काल के समय में कृषक होते थे जो हल रखते थे उनको हल कर देना होता था। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो हल कर था वह किस गुप्त शासक ने लगाया था? वो किस गुप्त शासक ने लगाया था दोस्तों? हविलकर ने लगाया था, या हलीवकर ने लगाया था, या कर ने लगाया था, या शुल्क ने लगाया था, या हिरण्य ने लगाया था? बताएं दोस्तों, इसका उत्तर कीजिए। किस नाम का कर था वह जो हल कर था? जो हल कर था उस कर का नाम क्या था? हलीवकर, या कर, या शुल्क, या हिरण्य? आपसे ही पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो गुप्त काल में जो भी कृषक हल रखता था उसे हल कर देना होता था और उस हल कर का नाम था हलीवकर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 क्या? हलीवकर नामक कर देना होता था। ठीक है, आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? यानी वाकाटक साम्राज्य की जो महारानी प्रभावती थी वह गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, या चंद्रगुप्त प्रथम की थी, या कुमारगुप्त की थी, या स्कंदगुप्त की थी? बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए। और यह जो प्रश्न पूछा गया है यह पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सन 2021 में तृतीय पाली में। दोस्तों, तृतीय पाली में सन 2021 में ही पूछा गया, बहुत ज़्यादा नहीं, और अभी 1 साल बीत रहा है। बताएं, वाकाटक साम्राज्य की महारानी कौन थी? प्रभावती। यह गुप्त कुबेर नागा और किसकी पुत्री थी? उत्तर कीजिए दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। कुछ लोग चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त कुबेर नागा की बेटी कौन थी? वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती थी। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है? बताया दोस्तों, वन साम्राज्य, दक्षिण भारतीय साम्राज्य, मुगल शासन, या गणतांत्रिक राज्य? बताया दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त सन 2021 को तृतीय पाली में। देख रहे हैं दोस्तों प्रश्न का लेवल, है ना? इसी अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसीलिए मैंने आपको वे सारे सन बता रहे जिस सन में ये प्रश्न पूछा गया है। 5 सेकंड का समय, उत्तर करिए। भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन साम्राज्य। किस राज्य के नाम से जाना जाता है? वन साम्राज्य। ठीक है, आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। बताएं, वह कौन सा राज्य है? वह बिहार है, या केरल है, असम है, या उड़ीसा है? 5 सेकंड का समय है आपके पास और उत्तर आप कीजिए।
अच्छा हाँ, अगर बात करेंगे कि यह कब पूछा गया है तो दोस्तों यह भी पूछा गया है 4 अगस्त सन 2021 में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में। तो दोस्तों उत्तर कीजिए, उत्तर करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा क्या, असम। यानी असम को क्या कहा जाता है दोस्तों, असम को महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। और यह प्रश्न पूछा गया, अच्छा पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, बिहार में है या राजस्थान क्षेत्र में है या असम में है या कर्नाटक में है। यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी में सन 2016 में दोस्तों। कब पूछा गया, सन 2016 में। बताएं, अभी आपने प्राग ज्योतिष के रूप में आपने देखा असम को, तो ध्यान रखिएगा ये जो कामरूप है यह भी भारत के किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या दोस्तों, असम, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमारा कहता है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत की प्राचीन पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, स्थित है कहाँ पर, नाचना कुठारा में या भीतरगांव में या देवगढ़ में या तिगवा में। बताएं दोस्तों कहाँ है, नाचना कुठारा में या भीतरगांव में या देवगढ़ में या तिगवा में। उत्तर कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 12 अक्टूबर सन 2020 में और द्वितीय पाली में। तो इसका उत्तर कीजिए दोस्तों। जी हाँ, इसका सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, देवगढ़ में। ठीक है, जी हाँ। आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न यानी 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। यानी कि प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह वाला जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सन 2017 में एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 4, आदि शंकराचार्य थे या संत ज्ञानेश्वर थे या एकनाथ थे या माधवाचार्य थे। ठीक है, प्रश्न एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। वे कौन थे बताएं, आदि शंकराचार्य थे या संत ज्ञानेश्वर थे या एकनाथ थे या माधवाचार्य थे। बताएं दोस्तों कौन है जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि आदि शंकराचार्य थे। यानी वह कौन विद्वान है, वह कौन धर्मशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। तो वे हैं दोस्तों कौन, आदि शंकराचार्य हैं। आइए बात करते हैं आगे 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शंकराचार्य ने या जैमिनी ने या कणाद ने या पतंजलि ने। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल सन 2021 में। तो 21 तो बहुत ज़्यादा दिन हो नहीं रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रश्न किस लेवल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको इसी लेवल से तैयारी करनी है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। जब तक मैं 5 सेकंड का समय दिया, तब तक जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कणाद। कौन, कणाद। ठीक है, यानी जो कणाद है यह वैशेषिक दर्शन के मूल पाठ लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है। यानी प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है। नागर है या वेसर है या द्रविड़ है या शिखर है। बताएं दोस्तों, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है। नागर, वेसर, द्रविड़ या शिखर। बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए दोस्तों। अभी हम लोग प्रवेश कर चुके गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, पीछे गुप्त काल के 13 प्रश्नों को देखा हमने, अब हम लोग प्रवेश कर गए गुप्तोत्तर काल में।
और ये अच्छा, ये जो प्रश्न है ये पूछा गया दोस्तों एसएससी जीडी सन 2019 में, ठीक है, एसएससी जीडी सन 2019 में पूछा गया दोस्तों। कह रहा है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, क्या है? नागर, द्रविड़, वेसर या शिखर? जी हाँ दोस्तों, आप लोग कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागर शैली है, ठीक है। यानी कि जो उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है वो क्या है? वह है नागर दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमसे कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करवा रहा हूँ, मैं प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ। बाकी जब मैं आपको देखिए जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ मैं आपको इसका थियोरेटिकल रूप भी कराऊंगा, ठीक है। बस स्मार्ट बोर्ड आ जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा समय है उसके बाद, ठीक। तो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑनलाइन भी। तो 15वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? कौन शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? बताएं। बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या गोथिक शैली? ये तीन है, बताइए। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस सन 2019 में दोस्तों। तो बताइए कौन सी शैली है जो मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है दोस्तों? पीछे जो ऑप्शन में थे वो सारे के सारे मंदिर स्थापत्य शैली थे, इसमें एक नया जोड़ा गया है। जी हाँ, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं, फिर से उत्तर कीजिए। कुछ लोग सही उत्तर भी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, ऐसे उत्तर करते रहिए। आप लोग ऐसे उत्तर करते तो खुशी होती है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोथिक शैली। कौन सी? गोथिक शैली, ठीक है दोस्तों। यानी जो गोथिक शैली है यह भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? किस मंदिर में दिखेंगे? स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में इसमें, या भवतारिणी मंदिर जो कि दक्षिणेश्वर में है, या दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में है यानी माउंट आबू पहाड़ियों में है, या शिव मंदिर जो कि चिदम्बरम में है? बताइए किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? और यह प्रश्न पूछा गया सन 2021 में और एसएससी सीजीएल में पूछा है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में। आप सोचिए अगर आप इस लेवल के प्रश्न कर लेंगे तो भाई जो छोटे मोटे लेवल के प्रश्न आते हैं आपको यहीं से डायरेक्ट प्रश्न उठा के मिलेंगे, चाहे जो भी परीक्षा हो। ये सारे जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ उठा के केवल यही एकदम डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों मैं जितना प्रश्न करवा रहा हूँ एक तरफ से आप लोग करते जाइए, आप लोग देखेंगे कुछ दिन में आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, तो बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? शिव मंदिर चिदम्बरम। क्या दोस्तों? शिव मंदिर चिदम्बरम में क्या है? गोपुरम दिख जाएंगे। आइए बात करते हैं आगे 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर वही कोणार्क का सूर्य मंदिर, बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, इसको अगर हम बात करें ये पूछा कब है, तो इसको कई बार हालांकि वो ऐसे पूछा है। अभी एसएससी की बात करते हैं, एसएससी के 2016 में पूछा हुआ है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी राजस्थान, या आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा, या तमिलनाडु? बताएं दोस्तों। तो ये तो बड़ा सरल उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी से यानी कि उड़ीसा। कुछ लोग बड़ा सही उत्तर भी किए हैं। और अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और इसको बनवाया किसने है? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। कई बार आपसे इसको पूछा जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किससे दोस्तों? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस मंदिर में 24 पहियों के साथ सूर्य देवता को रथ में दिखाया गया है। अब बताइए कि ये जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? अभी मैंने नाम लिया है, आप लोग इसका उत्तर तुरंत कमेंट करिए। अभी मैंने नाम लिया कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? और यह प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों आपसे सन 2017 में एसएससी सीएचएसएल में। अभी पीछे आपने देखा किस देवता का है दोस्तों? सूर्य देवता का है, ठीक है। कौन सा मंदिर बनाया गया है? सूर्य नारायण मंदिर, या दक्षिणार्का मंदिर, या सूर्य पहाड़ मंदिर, या
कोणार्क का सूर्य मंदिर? बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए दोस्तों। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं, मैं फिर भी 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है जो सूर्य मंदिर है, ठीक है। अभी पीछे मैंने नाम भी लिया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आइए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ... के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? अभी इसका भी चर्चा हमने आपसे किया था। चलिए उत्तर कीजिए, मैं आपको पहले 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ और ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया, या अशोक के द्वारा बनवाया गया, या चंद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया, या नरसिंह देव के बारे में बनवाया गया। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? बताएं, किसके द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरसिंह देव प्रथम द्वारा, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम द्वारा, है ना। इनको कहा जाता है नरसिंह देव वर्मन प्रथम भी कहा जाता है, हालांकि देव वर्मन कई बार नहीं लिखा जाता है, तो नरसिंह देव प्रथम याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य, अच्छा इससे पहले जो वाला प्रश्न बताया ना हमने कि कहाँ पूछा गया, 2017 में CHSL में। अभी 20वां प्रश्न भी देखिए वही कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत चोड़गंग देव ने, या नरसिंह देव प्रथम ने, या कपिलेंद्र देव राउतरे ने, या पुरुषोत्तम देव ने? तो दोस्तों 5 सेकंड का समय, उत्तर कीजिए, ठीक है। अभी हमने इसको बताया, अभी मैंने इसको बताया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रश्न भी SSC CHSL में सन 2017 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। देख रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कितनी बार पूछा गया है। अभी कहाँ, अभी जितनी बार पूछा हमने सबको शामिल किया है। देख लीजिए कि कोई प्रश्न कितनी बार पूछा जा सकता है, और भी SSC परीक्षा में, ठीक है। SSC के अलग अलग फॉर्मेट वाले परीक्षा में सब में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका आप लोग सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। बात करें देखिए 21वें प्रश्न की। अब 21वां प्रश्न देखिए फिर क्या कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? केदारनाथ, या उड़ीसा, या मदुरई, या तिरुपति में? बताया दोस्तों, यह प्रश्न पूछ लिया गया आपसे SSC GT में सन 2019 में। देख रहे हैं, कुछ CHSL पूछा है, तो कोई CGL में, तो कोई SSC GT में, तो कोई स्नातक स्तरीय में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ दोस्तों? आप सभी को पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा क्या? उड़ीसा में, या ठीक है, उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या पुरी, ठीक है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु, अपने भाई, यानी कि ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई फलाना, यानी कि ... है, यानी उनके भाई कौन थे? सूर्यवर्धन, राजवर्धन, या चंद्रवर्धन, या इंद्रवर्धन की मृत्यु के थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। क्या कह रहे दोस्तों? बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे तभी समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, यानी उनके भाई का नाम क्या था? अपने भाई किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया? बताइए, उनके किस भाई की मृत्यु पर उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज पर अपना शासन प्रभुत्व जमाया? सूर्यवर्धन की मृत्यु पर, या राज्यवर्धन की मृत्यु पर, या चंद्रवर्धन की मृत्यु पर, या इंद्रवर्धन की मृत्यु पर? बताइए, हर्षवर्धन के वो कौन से भाई थे जिनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का प्रभुत्व जमा कहाँ पे? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर। उस भाई का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड का समय है आपको उत्तर करने के लिए। उत्तर करें दोस्तों। और हाँ, बता दो कि यह परीक्षा पूछा गया स्नातक स्तरीय परीक्षा सन 2020 में, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा राज्यवर्धन। यानी जो राज्यवर्धन है ये हर्षवर्धन के भाई थे। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद हर्षवर्धन जो होता है या थानेश्वर और कन्नौज पे क्या कर लेता है भैया? सिंहासन, कन्नौज का और थानेश्वर का जो सिंहासन होता है उस पर कब्जा कर लेता है, यानी कि उस पर इसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। किसका? हर्षवर्धन का। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? देख रहे हैं दोस्तों, अब इसको कैसे पूछ रहा है, देख रहे हैं, कह रहा है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? अब बताइए। और ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे सन 2021 में SSC CGL में। लीजिए फिर देखिए, देख रहे केवल इसका फॉर्मेट पूछने का अलग है, हाँ, लेकिन प्रश्न सेम वही है। देखिए आपसे ऑप्शन में कह रहा है कौन, किसने बनवाया था ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर? धर्मपाल ने, या नरसिंह देव ने, या खारवेल ने, या विजय सेन ने? अभी मैंने पीछे आपको बताया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही, उत्तर भी बहुत सही कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है, या फिर नरसिंह वर्मन देव प्रथम ने, ठीक है। जी हाँ, आइए बात करते हैं आपके
24वें प्रश्न पर। और 24वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 24वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वह किस राजवंश के संस्थापक थे? एक व्यक्ति थे, एक राजा थे पुष्यभूति, जिन्होंने कहाँ पे शासन किया था दोस्तों? थानेश्वर से। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वह किस राजवंश के संस्थापक थे, यानी पुष्यभूति किस राजवंश के संस्थापक थे। इनको ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या करें, सीजीएल में पूछ रहा है तो थोड़ा सा तो घुमाएगा ही। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता था कि पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक हैं, लेकिन नहीं, कह रहा है पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वे किस राजवंश के संस्थापक थे? चेर राजवंश या वर्धन राजवंश या पांड्य राजवंश या चालुक्य राजवंश? ठीक है, उत्तर कीजिए दोस्तों। ये 5 सेकंड का समय है। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सन 2021 में पूछा गया है। 21 में पूछा गया दोस्तों, इसके पहले वाला भी 21 में पूछा गया था, ये भी 21 में पूछा गया है। ठीक है, और आने वाला जो प्रश्न वो भी एसएससी सीजीएल 21 में ही पूछा गया। अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, पहले इसको बताइए। जी हाँ, कुछ लोग बहुत सारे अच्छे उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ, वर्धन वंश। कौन सा? वर्धन वंश, यानी कि पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना किया था? वर्धन वंश की। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। और 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? निम्न में से किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? बताएं दोस्तों, किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में? ये भी पूछा गया एसएससी सीएचएसएल ये सीजीएल ने सीएचएसएल पूछा गया है सन 2021 में तृतीय पाली में। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? और मल्लिकार्जुन अगर ऐसा कुछ नाम आता है तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा, तो यानी इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 26वां प्रश्न की। 26वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्मन राजवंश के भास्कर राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मगध क्षेत्र पर या उज्जैन या कामरूप या वैशाली क्षेत्र पर? किस क्षेत्र पर भास्कर वर्मन ने राज किया या शासन किया था? बताएं। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सन 2021 की द्वितीय पाली में। उत्तर करें दोस्तों, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे। कुछ लोग बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामरूप क्षेत्र पर। कहाँ? कामरूप क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्मन राजवंश थे वह राजवंश का भास्कर वर्मन एक ऐसा शासक था जो कि अंतिम महान राजा था। किस वंश का? वर्मन राजवंश का। ठीक है, बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी एक सेकेंड दोस्तों, जी हाँ, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज या दिल्ली से देवगिरी या कंबोज से कन्नौज या बल्लभी से दिल्ली? 5 सेकंड का समय है दोस्तों, उत्तर कीजिए। और मैं आपको बता दूं इसका जो प्रश्न है पूछा कब गया है, तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया सन 2016 में। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजा हर्ष थे उन्होंने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया? तो उत्तर करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही उत्तर करें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानेश्वर से कन्नौज। यानी जो राजा हर्ष थे, इनकी राजधानी पहले क्या थी? इनकी राजधानी थी पहले थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। लेकिन बाद में इन्होंने कहाँ चेंज कर लिया? कन्नौज में। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का था। कह रहा प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या अशोक या हर्षवर्धन? बताएं, किस सम्राट के शासनकाल में के दौरान भारत की यात्रा पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था? उत्तर करें दोस्तों। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड का समय है। समय से पहले कुछ लोगों ने उत्तर कर दिया है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल सन 2020 में द्वितीय पाली में।
जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी हर्षवर्धन। यानी जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं 29वें प्रश्न पर, और 29वां प्रश्न मैं शुरू करूं तब तक मैं एक बार फिर से आपसे कहता रहा हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं आपसे मिलता हूँ रोजाना शाम को 9 बजे लाइव। ठीक है, हाँ, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक समस्या होती है तो हम नहीं मिल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, एक आध दिन का ही गैप रहता है। तो किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? और हाँ, जो गैपिंग रहेगा आपसे मैं जो नोटिफिकेशन होगा इसी यूट्यूब पर ही मैं कम्युनिटी टैब में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? फिर वही प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्या दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, बात करते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न देखिए, अच्छा वही प्रश्न देखिए बार बार कैसे कैसे घुमा घुमा पूछ रहा है। ठीक है, 30वां प्रश्न कह रहा है, अच्छा ये वाला जो इसके पहले आपने 29वां देखा ना, ये जो पूछा गया है इस प्रकार से, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, यह पूछा गया दोस्तों CPO SI की परीक्षा में सन 2017 में। ठीक, और 30वां प्रश्न देखिए, 30वां कह रहा है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षवर्धन। और ये पूछा कब है? पूछा कब है दोस्तों? ये पूछा गया है दोस्तों आपसे सन 2019 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आज के आपके 30 प्रश्न। अंतिम में मैं फिर से एक बार कहूँगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, और आप लोगों का प्रेम देख के बड़ी खुशी होती है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे वीडियो के साथ बने रहिए और ज्ञानवर्धक चीज़ों को पाते रहिए, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया, किस परीक्षा में पूछा गया। तो दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न करवाता हूं सारे के सारे प्रश्न क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक भी एपिसोड को मिस मत किया करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, लेते हैं आज के लिए आपसे विदा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।